नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। बाजार की जो उतार चढ़ाव है, क्या ही कहा जाए उसके बारे में। सुबह जब बाजार खुला और उसके बाद से मुनाफा वसूली हावी हुई तो लगा कि आज तमाम महत्वपूर्ण स्तर टूट जाएंगे। 21,710 का लो लगता हुआ दिखाई दिया निफ्टी के अंदर, लेकिन वहीं से बाजार में एक तेज रिकवरी आई और धीमे धीमे आई। और अब से कुछ ही मिनटों पहले निफ्टी ने जो नया इंट्राडे हाई बनाया है वो है 21,898 का। 21,868 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। 51 अंकों की बढ़त इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। जब हमने इसका थंब और इसके टाइटल पे बारे में हम सोच रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि आज हो सकता है शाम तक बड़ी गिरावट देखने को मिले, लेकिन शानदार रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर बात करें तो उस पर जो है अभी भी बियर का पड़ला ही भारी दिखाई दे रहा है। 1301 शेयरों में इस समय एनएससी पर गिरावट देखने को मिल रही है और 1160 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि हम देख रहे हैं कि बढ़त देखने को मिल रही है। इस तरह की वॉलेटिलिटी में, इस तरह के उतार चढ़ाव में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए? क्या ये उतार चढ़ाव इस बात का संकेत है कि बाजार में एक बड़ी गिरावट आने वाली है? अभी क्या करें, कैश पे पूरी तरह आ जाएं या फिर थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना शुरू करें? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसी पर अगले 1 घंटे हम बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयरों में समझेंगे कहाँ पर खबरों के चलते काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में आज हम बात करेंगे कि कौन से आईपीओ सबसे शानदार रहे हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है और उनमें से कुछ शेयर अगर आपके पास हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और आखिरी में हमारा चुन चुन के सेगमेंट तो होगा ही। तो अगले 1 घंटे लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। अब जरा रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान को। हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ चुके हैं अरुण केजरीवाल जी, मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मुझे याद है पिछली बार जब हम लोगों की मुलाकात हुई थी कार्यक्रम के दौरान, तब आपने कहा था कि बाज़ार में ये गिरावट थोड़ी और गहराएगी, और पिछले 1 हफ्तों के अंदर, जब 1 हफ्ते बाद हम मिल रहे हैं, तो हमने देखा बाज़ार में किस तरीके से वॉलेटिलिटी देखने को मिली, किस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप की और ज़्यादा पिटाई हुई है। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या कैश पे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा करके खरीदें, चुनिंदा शेयर खरीदें अभी बाज़ार में? क्योंकि बहुत सारे लोग, जो नए लोग आए हैं बाज़ार में, उन्होंने सिर्फ मुनाफा ही देखा है, बाज़ार की स्थिरता, बाज़ार की गिरावट को नहीं जाना है। तो उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? विपुल जी, आपने सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन और मेरा नमस्कार। आपने बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं, सवाल उठाए हैं, और ये जानना जरूरी है कि बाजार एक तरफा कभी नहीं चलता। बाजार में जब तेजी आती है उसके सामने गिरावट भी आती है, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि गिरावट 3 दिन आती है, तेजी 1 दिन आती है, फिर 3 दिन की गिरावट आती है, और ऐसे में जो निवेशक ने कभी नुकसान नहीं देखा वो चिंतित हो जाता है। मेरे ख्याल से बाजार में जो एक रणनीति होनी चाहिए, बड़ी सिंपल, आपको चुनिंदा शेयर में निवेश करना है, एक टारगेट रखना है, और जब वो टारगेट आ जाता है तो उसमें से एक बार निकल कर फिर ये तय कीजिए कि आप उसमें वापस निवेश करना चाहते हैं मौजूदा स्तर पे, या आप उसके करेक्शन के लिए रुकना चाहते हैं। जहां तक मौजूदा स्तर की सवाल है बाजार की, बाजार में अब वोलेटिलिटी काफी बढ़ चुकी है। उसके 2 खास वजह हैं। जो पॉजिटिव न्यूज थी, इलेक्शन हो रहा है, डेट अनाउंस हो गए हैं, बाजार ने एक तरह से अपना निर्णय दे दिया है कि इस चुनाव के बाद कौन सी सरकार बनेगी, क्या बनेगी, ये पूरी की पूरी डिस्काउंट हो चुकी है। इसके लिए नए आंकड़े, नए तेजी के कारण ऐसा ही बाजार को नहीं दिख रहा। क्या हो सकते हैं आने वाले 2-3 महीने में मॉनसून की चर्चा जब शुरू हो जाएगी कि इस बार मॉनसून कैसा होगा, नतीजे जो आएंगे मार्च तिमाही के, जो आप समझिए 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, उनके ऊपर जब लोगों की डिस्कशन होगी, राय निकलेगी, तब लोगों को समझ में आएगा कि क्या करना है। ये 2 बड़े मुद्दे होंगे। और जून के जब पहले सप्ताह में चुनाव के नतीजे घोषित होंगे तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री क्या हुई, किस टाइप की सरकार बनी, कौन जीता, कौन हारा, इंडिविजुअल कैंडिडेट की सक्सेस, फेलियर,
ये सब मुद्दे बनेंगे। लेकिन 1.5 महीने के लिए जो मुद्दा सबसे सामने आएगा सबसे जल्द, वो है नतीजे, जिसमें अभी भी 3 सप्ताह की देरी है। बिल्कुल। तो बाजार के लिए कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, अरुण जी का मानना ये है, और वो ट्रिगर आने वाले समय में निर्धारित करेंगे, जिसमें मॉनसून है, जिसमें इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, जिसमें कि जो कंपनियों के नतीजे हैं, वो तय करेंगे आगे आने वाले समय में बाजार की दिशा। लेकिन अभी फ़िलहाल 1-1.5 महीने के लिए बाजार में इस तरह की जो स्थिति देखने को मिल रही है वो कायम रहती हुई दिखाई देगी। तो ये तमाम वो दर्शक जो कि नए निवेशक हैं खास तौर से, उनके लिए ये संदेश यहाँ पर निकल करके आता हुआ। चलिए अब जो है तमाम दर्शकों के प्रश्न लेते हैं, और पहला प्रश्न सर वही है जिस पर कि हम लोग अक्सर चर्चा कर रहे थे जब तेज़ी का माहौल था। अंश सिंह एंड वंश सिंह ने ये प्रश्न पूछा है। 2 प्रश्न हैं इनके, और दोनों ही सरकारी कंपनियों में हैं जिनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। एक है SJVN, 400 रुपये पे 400 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 104 रुपये पे, और NBCC 120 पे इन्होंने लिए हुए हैं, ये भी इनके पास 400 शेयर इनके पास पड़े हुए हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी मेरी होनी चाहिए, अभी बने रहें या फिर निकल जाएं। अभी 109 के आसपास चल रहा है NBCC, जो कि इन्होंने 120 पे लिया हुआ है। और वहीं अगर हम SJVN की बात करें तो यहाँ पर अगर जो मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है, काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली थी, वो 118 के आसपास चल रहा है। तो अच्छी बात यह कि यहाँ पर ये प्रॉफिट में है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नुकसान में हैं। इन्होंने इस गिरावट का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उसके बाद से एंट्री ली है, लेकिन बहुत लोग हायर लेवल पर ही फंसे हुए हैं। आपकी सलाह जानना चाहते हैं। विपुल जी, आपके माध्यम से मैं निवेशकों को और देखने वालों को, सुनने वालों को एक चीज बताना चाहता हूं जी। कि आप जब शेयर खरीदते हैं और उसको ऊंचे स्तर से जब नीचे आता है शेयर तब खरीदते हैं, तो आपके मन में साइकोलॉजिकली एक चीज आ जाती है कि मैं उछले स्तर से 100 रुपए नीचे शेयर को खरीद रहा हूं, तो मेरे को 100 रुपए तो आगे जाकर मिलेंगे ही। ये जो आपकी समझ है या जो आपकी सोच है खरीदते समय, ये एकदम गलत है। वो शेयर उस ऊंचे के स्तर पर क्यों गया, ये आपको पता नहीं है। फंडामेंटली वो जस्टिफाई नहीं हो पाता, और क्योंकि एक भेड़ चाल शेयर में आती है, एक मोमेंटम प्ले आता है, शेयर एक अनरियलिस्टिक लेवल पे चला जाता है। तो मेहरबानी करके ये गलत फहमी से निकल जाइए कि उछला स्तर आपका मिनिमम प्राइस टारगेट होता है। कई ऐसे शेयर के उदाहरण मैं दे सकता हूं कि जहां पे जो हाई बनता है वो 4, 5, 6 साल तक वापस वो भाव पे नहीं आता। अब जो इनके ये दोनों सवाल हैं, देखिए, ऊर्जा जो ये जनरेट करती है SJVN, ये हाइड्रो पावर में एक बड़ी प्लेयर है। हाइड्रो का जो सीजन है ये बारिश के बाद शुरू होता है। जो हिमाचल की है वहां पे जो बर्फ जब पिघलती है, जैसे अब जो समर मंथ्स आएंगे, ये इनके लिए पीक है, और इसमें ये उत्पादन बिजली का करती है। एक स्टेडी इनकम इनको इस चीज से मिलते हैं। और अब ये कंपनी हाइड्रो के साथ साथ सोलर का भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रही है। कंपनी अच्छी है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, इसके अंदर में सेलिंग आ जाती है निवेशकों से जो ऊंचे के भाव में फंसे हुए हैं। तो इस वोलेटिलिटी को अगर आप फेस कर सकते हो तो निवेशित रहिए, नहीं तो जब भी आपको इसके अंदर में एक अपवर्ड चाल मिले, आप निकल जा सकते हो। उसी तरह NBCC का भी अगर आप देखें, काफी शानदार मूव रहा है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि शेयर थोड़ा सा थका हुआ है, करेक्शन पूरे होने की संभावना है कुछ समय निकालने के बाद में। बहुत ज्यादा प्राइस करेक्शन अब NBCC में नहीं लगता। अगर आपको पेशेंस है और आप छोटा सा एक नुकसान सहन कर सकते हैं तो निवेशित रहिए। आने वाले समय में इसके भाव में सुधार दिखेगा। जी, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई NBCC और SJVN को लेकर के। अब आगे बढ़ते हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज कुमार जी अपना प्रश्न पूछने के लिए। मनोज जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते मनोज जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? सर नमस्कार, अहमदाबाद से सर बोल रहे हैं, गुजरात। चलिए, बहुत अच्छी जगह है सर, बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं आप। क्या करते हैं अहमदाबाद में? अहमदाबाद में सर मेरा ट्रांसफार्मर कंपनी में जॉब है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप ट्रांसफार्मर कंपनी में काम कर रहे हैं। बताइए कि आज कैसे याद किया, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं?
बस सर कई दिनों से याद कर रहे हैं बट आज कनेक्ट हो गए हैं। अरे सर, आपने याद किया और आपकी याद से हमको एहसास हुआ, इसीलिए आपसे संपर्क किया गया। बताइए सर, क्या प्रश्न है? सर मेरा केसीपी शुगर पे सवाल है। केसीपी शुगर कितने लिए रखे हैं आपने? हमने सर 150 शेयर लिए हैं 33 के भाव से, 33 के भाव से। 33 के भाव पे। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? सर अभी होल्ड कर सकते हैं, 5-6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। 5-6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। कोई खास वजह इस शेयर को लेने की? नहीं सर, वैसे ऐसे ही कुछ एडवर्टाइज था एक लोग का, तो हम ले लिए थे। नया नया स्टार्टिंग था मेरा, अच्छा अच्छा। तो लेकिन उसी लेकिन समय ले लिया था। हाँ ठीक है, ले लिया, अच्छी बात है, और 1 रुपए बन भी रहे हैं आपके। लेकिन किसी एडवर्टीजमेंट को देख करके जो है शेयर मत खरीदा कीजिए। किसी विशेषज्ञ की सलाह ले लीजिए अगर आप खुद रिसर्च नहीं कर सकते हैं तो। चीनी क्षेत्र ने थोड़ा सा, हमने देखा कि निराश इस बार किया है, खासतौर से कुछ एक कंपनियों ने। इस कंपनी में शेयर में सर, अरुण सर, 18-19% का करेक्शन देखने को मिला है पिछले 1 महीने में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनकी खरीद भाव से अभी भी 1 रुपये ऊपर है, 1-1.5 रुपये ऊपर। आपकी क्या सलाह रहेगी केसीपी, माफ कीजिएगा, शुगर को लेकर? विपुल जी, शेयर करेक्टिव में से निकलने की तैयारी में है, लेकिन वो जो कहते हैं कि तेज चाल आएगा, ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा। कुछ समय निकालेगा। इसके जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एवरेजेस हैं, वो फिलहाल कंपनी के लिए रेजिस्टेंस बने हुए हैं। जी चलिए, लगता है कुछ तकनीकी कारण है, नेट वगैरह की कोई समस्या हो गई है अरुण जी के साथ, और कोशिश करते हैं दोबारा उनसे संपर्क स्थापित करने की और दोबारा संबंध स्थापित करने की। लेकिन इन सब के बीच में ज़रा उन शेयरों पर नज़र डालते हैं जिनमें कि आज हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। अरुण जी जुड़ चुके हैं क्या हमारे साथ? चलिए, अभी लगता है थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उन शेयरों पर नहीं डालते हैं। मेट्रो ब्रांड्स में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, करीब 9% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। आयशर मोटर्स पर भी हम बात करेंगे, बजिंग स्टॉक्स पे आज यहाँ पर काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। आयशर मोटर्स के साथ मारुति भी चलता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा चैलेंज होटल्स में आज अच्छा मूव है। हालांकि वजह मैं तलाशने की कोशिश कर रहा था, कोई खास वजह मिली नहीं। हालांकि 1-2 दिन पहले कंपनी ने कुछ एक प्रॉपर्टीज़ ली हैं, तो उसको लेकर खबरें थी, लेकिन वो 1-2 दिन पुरानी खबरें हैं। लेकिन आज मोमेंटम अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। सीजी पावर में करीब 5-5.5% के आसपास की तेज़ी है। एंजल वन एक बार फिर से रिकवरी मोड में दिखाई दे रहा है, करीब 5% के आसपास की तेज़ी, अब करीब 2600 के आसपास पहुंचता हुआ 2598 का मौजूदा स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। केएनआर कंस्ट्रक्शन में हम देख रहे हैं कि 4-4.25% की मजबूती है, 250 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। अरुण जी से दोबारा संपर्क हो गया है। जी अरुण जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आपकी बात बीच में कट गई थी। तो ऐसा लगता है कि केसीपी में कुछ समय निकल सकता है, फिर ये रिकवरी पे है। निवेशक इसमें निवेशित रहें। शुगर में आने वाले समय में कुछ न कुछ इसमें इनको इस शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए, इस बीच दीप्ति भारद्वाज जी ने प्रश्न भेजा है और कह रही हैं, विपुल सर को मेरा राधे राधे। आपको भी राधे राधे दीप्ति जी। कह रही सर, मैंने 3 मंथ से इन्वेस्ट करना शुरू किया है, आपका प्रोग्राम डेली वॉच करती हूँ, बहुत हेल्प मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीप्ति जी कार्यक्रम को देखने के लिए। कह रही हैं, सर मेरे पास एनएचपीसी के 200 शेयर हैं और इन्होंने 98 के भाव पर लिए हुए हैं। 6 महीने का इनका नज़रिया है, अब ये जानना चाह रही हैं क्या करें। और ये एक ऐसा सवाल है जिसको मतलब कम से कम 10, 12, 15 दिन से तो हम लोग डेली जो है इस पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोगों की पोजीशन फंसी हुई है मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सवालों का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। हायर लेवल पे भी लिए गए हैं, अब इन्होंने 100 के नीचे आकर के लिया 98 के आसपास, वहाँ से भी अब नीचे आ गया 82 के आसपास, हमने देखा 78 के भी नीचे गया था। एनएचपीसी का क्या भविष्य दिखाई दे रहा है सर, क्योंकि सवालों की हर रोज़ जो है यहाँ पर झड़ी लगी हुई है, लोग हर रोज़ जो है 20-30 सवाल सिर्फ एनएचपीसी को लेकर के आते हैं। आपकी राय क्या होगी अभी एनएचपीसी को लेकर के? विपुल जी, जो पीएसयू क्षेत्र के जो शेयर्स थे, जी तीन सेक्टर में इनको बांट दिए जाए। एक थे रेलवे के शेयर, जिसमें आईआरएफसी, इरकॉन और आरवीएनएल शामिल है। दूसरे थे पावर क्षेत्र। पावर क्षेत्र में आप ये एसजेवीएन ले लीजिए, एनएचपीसी ले लीजिए। और तीसरे थे डिफेंस के शेयर, मस्गांव डॉक, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, ये सब जो कंपनियां थी, इनमें एक लेट रैली शुरू हुई बाजार के कंपैरिजन में, मिड कैप स्मॉल कैप में। लेकिन ये रैली सस्टेन्ड रैली हुई और सबको ये लगने लगा कि
पीएसयू शेयरों में अनाप शनाप पैसा बन रहा है और बनेगा। लोगों की लालच के कारण इसमें मोमेंटम इतना ज्यादा हो गया कि जो आप कह रहे हैं कि ऊंचे के भाव में लिए, फिर एवरेज किए, फिर और नीचे आने के ऊपर में एवरेज किए, ये एक आम कहानी है और हर शहर में, हर प्रोग्राम में ये सुनने को मिलता है। मेरे ख्याल से देखिए, शहर में कोई भी किस्म की तकलीफ नहीं है, लेकिन लोगों की जो एक्सपेक्टेशन बन गई थी ये पावर क्षेत्र में, वो इतनी ज्यादा है कि इसके जो भाव है फंडामेंटली बहुत ज्यादा ऊंचे चले गए। इसके लिए आपको ये गिरावट और करेक्शन मिल रहा है। जब तक काउंटर ओवरबॉट से न्यूट्रल नहीं आता, इसकी नई तेजी आने में जो है समय ज्यादा लगेगा। तो एनएचपीसी भी ऐसा ही एक उदाहरण है जहां पर आपको समय लगेगा। शेयर अभी तक कंसोलिडेट होकर नई चाल के लिए तैयार नहीं हुआ है। तो अभी होल्ड करना चाहिए जो लोग लंबे अवधि के निवेशक हैं, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? सर होल्ड कीजिए, लेकिन एवरेज मत कीजिए क्योंकि आपका नुकसान बढ़ेगा। एवरेज करने के लिए जब निशानी मिले कि शेयर अब टर्न अराउंड हो रहा है, उसी समय निवेश कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख तब होता है कि जब आप एवरेज करते हो और उसमें भी नुकसान हो जाता है जो आपने नया खरीद किया उसमें। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। तो आपके लिए दीप्ति जी और तमाम उन दर्शकों के लिए जो लोग एनएचपीसी पे नियमित रूप से सवाल पूछ रहे हैं, उनके लिए सलाह ये है, इंतज़ार करना होगा। अगर रुक सकते हैं, लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं तो बने रहिए, वरना आप चाहें तो अपना नुकसान एक बार के लिए बुक कर लीजिए। आपका निर्णय होगा वो कि आप क्या रणनीति अपनाना चाहते हैं। इस बीच अश्विनी बरुड़े जी का प्रश्न आया है, लेकिन उससे पहले जरा हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आलोक जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। आलोक जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्ते आलोक जी, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं सर? ठीक है सर जी। सर जी आपका चैनल देखने में बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी कि कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है और हम लोगों की मेहनत जो है वो रंग ला रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए सर क्या प्रश्न है? जी सर, हम ये जानना चाहते हैं जो है टाटा मोटर का शेयर जो है हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या वो इस टाइम में इन्वेस्ट करने लायक है? अच्छा, अभी कब किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए ये समझना चाह रहे हैं आप, है ना? जी जी। अच्छा, आज जो हम देख रहे हैं 1% के आसपास की गिरावट है, 947 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में करीब 2-2.25% ये शेयर चला है, जबकि तमाम शेयरों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में 48-49% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। टाटा मोटर्स में फ्रेश एंट्री की क्या सलाह रहेगी? अभी 1-2 हफ्ते पहले मॉर्गन स्टैनले की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी और उन्होंने जो डिमर्जर के फैसले को लेकर के सर ओवरवेट की कॉल दी थी। यहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं और डिमर्जर के फैसले को, और अभी जो मौजूदा भाव है क्या उसमें एंट्री कर सकते हैं? विपुल जी, चार्टिकली अगर आप टाटा मोटर्स को देखें तो इसके अंदर में ये जो एक करेक्टिव मोड में आया था शेयर पिछले 15-17 दिन से, ये ऐसा लग रहा है कि ये एक बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ से नए मूव की एक तैयारी हो रही है। जो डीमर्जर की न्यूज है, ये एक पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के लिए कि जो ईवी का बिजनेस है वो अलग किया जाएगा, और जब ऐसे डीमर्जर होते हैं तो कंपनी में आपको नए शेयर मिलते हैं, नई कंपनी जो डीमर्ज होकर आती है उसके लिए। तो अक्सर ये जो डीमर्ज कंपनी निकलती है कंपनी से, उसका और पुराने शेयर का अगर आप दोनों भाव ऐड करें जब वो लिस्ट हो जाती है दूसरी कंपनी, तब उसमें कुछ न कुछ आपको मुनाफा अवश्य होता है। बहुत रेयर केस होगा कि कंपनी डीमर्ज हो गई और उसके बाद शेयर होल्डर को नुकसान हुआ। मेरे ख्याल से इनको एक छोटी सी रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि बाजार में एक दबाव का समय चल रहा है। जितने भी ये शेयर निवेश करना चाहते हैं उसको 3 हिस्से में बांटें। आज एक हिस्सा ले लें, अगले 4-5 दिन में जहां पे भी इनको इस शेयर में थोड़ी सी भी गिरावट मिलती है उसमें दूसरा हिस्सा खरीदे, और वैसे ही 5 दिन बाद तीसरा हिस्सा खरीदे। जरूरी नहीं है कि इनको सस्ता मिलेगा, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल शेयर में बढ़ जाएगा कि भाई मेरे को जो प्राइस मिली वो एक अच्छी प्राइस में मैंने ये शेयर निवेश किया।
तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, और इस बीच हमारे साथ अशोक सुखीजा जी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे आपसे निवेदन है थोड़ा सा बने रहिए फोन लाइन में, क्योंकि बहुत देर से अश्विनी भरूड़ी जी परेशान हैं और उनका प्रश्न रह जा रहा है। कह रहे हैं कि सर आज तो मेरा सवाल ले लीजिए। रिको ऑटो में ये प्रश्न इनका है सर, एक और ऑटो एंसिलरी कंपनी, कह रहे हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म खरीदारी कर सकते हैं क्या, और कर सकते हैं तो किन लेवल्स पे मुझे एंट्री करनी चाहिए। अभी अगर हम देखें रिको ऑटो के शेयर पे अगर नज़र डालें तो यहाँ पर जो मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है करीब 137 138 के आसपास। हालांकि इसमें आज रैली अच्छी खासी आ चुकी है, करीब 5-5.5% ये शेयर ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने के अंदर सर इस गिरते बाजार में शेयर ने 46-47% का मूव दिखाया है, और पिछले 6 महीने में करीब 66-67% ये शेयर चल चुका है। क्या इतनी वॉलेटाइल मार्केट में इतनी ज़्यादा चल चुके शेयर में पैसे अभी लगाने चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? आपकी सलाह क्या होगी? विपुल जी, अगर आप इस शेयर को शॉर्ट टर्म में देखें तो इसमें जो वोलेटिलिटी रही है बहुत ज्यादा रही है, और इसके जो न्यूज फ्लो है मैं ये शेयर से पूरे ट्रैक नहीं कर पाया हूं इन दिनों में, और जो ये वोलेटिलिटी दिखा रही है मेरे ख्याल से बिना होमवर्क किए ये शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एग्जांपल दूं तो ये शेयर का भाव 19 तारीख को नीचे में 108 रुपए के आसपास पहुंच गया था, और हाई था उस दिन 131। तो इतना बड़ा फ्लक्चुएशन क्यों हुआ है शेयर में, इसकी जानकारी होनी और समझनी जरूरी होती है निवेश करने के पहले। अदरवाइज अगर आप सेक्टर की बात करें तो ऑटो की जो ग्रोथ है देश में अच्छी है, ऑटो एंसिलरी सभी अच्छे चल रहे हैं, बट इसमें सेक्टर से बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, और ऑलरेडी ये कंपनी काफी गेन कर चुकी है एक महीने में, तो इसमें जो कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में न हो ऐसी संभावना ज्यादा है। बिल्कुल। चलिए, तो ये फिलहाल राय आपके लिए निकल करके आ रही है सर कि अभी अच्छी खासी रैली आ चुकी है, और ये शेयर जो है मैं पढ़ रहा था कहीं की जो अल्गो ट्रेडर्स होते हैं उनके रडार पर ये काफ़ी ज़्यादा है इस समय। तो इस तरह में मोमेंटम जो है एक एक पैसे के ऊपर नीचे भाव पर जो है ट्रेड सौदे होते रहते हैं, तो आप उसमें ना फंसें, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आ रही है। अगर चलते हैं आगे और अशोक जी से बातचीत कर लेते हैं। अशोक जी नमस्कार। सर नमस्ते सर, कैसे हैं? सर मेरे पास जीएमआर इंफ्रा एयरपोर्ट के 45 से 200 थे 200 शेयर है। 200 शेयर है किस? जी, जीएमआर इंफ्रा एयरपोर्ट किस रेट पे बताया सर आपने? 25 45। अच्छा अच्छा। और नजर होल्डिंग के लिए कोई इशू नहीं है सर, 1 ईयर 2 ईयर्स कोई इशू नहीं है सर, मुझे क्या करना है। चलिए, 1-2 साल आप होल्ड कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। सर इसमें भी हमने देखा कि अच्छी खासी गिरावट जीएमआर एयरपोर्ट के शेयर में देखने को मिली है, 75 रुपये पे आ गया है। यहाँ पर रुझान सकारात्मक तब बनना शुरू हुआ था जब जीक्यूजी पार्टनर ने जो है हिस्सेदारी ली थी, और उससे पहले जो है जीक्यूजी इसलिए खबरों में था कि उसने अदानी के शेयर में उस समय दांव लगाया था जब वहाँ पे काफ़ी नकारात्मक खबरें थी, और वहाँ से उन्होंने मोटा मुनाफा कमाया। उसके बाद से इन्होंने जीएमआर इंफ्रा में भी निवेश किया, लेकिन शेयर में अब दबाव देखने को मिल रहा है, 75 रुपये पे आ गया है। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से तमाम एयरपोर्ट्स विकसित हो रहे हैं, क्या संभावनाएँ भविष्य को लेकर के दिखाई दे रही हैं इसके? इसका जवाब मैं आपको 2 हिस्सों में देना चाहता हूं। पहला फंडामेंटल, जहां तक एयरपोर्ट का सवाल है, एयरपोर्ट देश में नए एयरपोर्ट्स की घोषणा हो चुकी है, नए एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं। फंडामेंटली ये सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ है और आगे 5 से 10 साल में होता रहेगा। जीएमआर उसका एक खास अंग है और वो काफी नए एयरपोर्ट्स में निवेश कर रहा है। इंटरनेशनली भी ये कंपनी निवेश कर रही है। ये हो गया फंडामेंटल। जहां तक इसके अगर आप टेक्निकल की बात करें तो शेयर में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। जीक्यूजी के निवेश करने के बाद उसमें एक करेक्शन भी हुआ जो सीवियर हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि शेयर ये वापस संभल रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे व्यूअर ने कहा कि वो लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, एयरपोर्ट के क्षेत्र में वैसे भी निवेश लंबे अवधि के हिसाब से करना चाहिए। तो ये इसमें निवेशित रहें और जब भी इनको इस शेयर में गिरावट मिले, क्योंकि
हर अच्छे दिन के बाद में खराब दिन भी आते हैं, ये इसमें इनकी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। इसमें एक लंबा टारगेट रखना चाहिए अगर आपकी अवधि 2 साल के निवेश की है। जी, ये फिलहाल आपके लिए सलाह निकल करके आ रही है। एक वितु राय जी का प्रश्न आया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कह रहे हैं, विपुल सर, अरुण सर को नमस्कार। सर, बाजार डाउन ट्रेंड में है, क्या अभी और वेट करना चाहिए या फिर पोर्टफोलियो बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा शेयर जो है वो लेना शुरू कर दें? प्लीज़ जवाब ज़रूर दें। ये बहुत लोगों के मन में आशंका है कि आखिर में बाजार बॉटम कब बनाएगा, क्या ये इतनी गिरावट पे क्या पैसे लगाने शुरू करने चाहिए या और गिरावट का वेट करना चाहिए? आप इन तमाम दर्शकों को क्या उत्तर देना चाहेंगे सर? विपुल जी, ये जो बॉटम का जो सवाल है ये अक्सर पूछा जाता है, जी, और अगर आप इजाजत दे तो बिल्कुल एक सर, हंसते हंसते एक वाक्य बोलना चाहता हूं बिल्कुल कि बिल्कुल। बॉटम कब आएगा, किस लेवल पे आएगा और किस दिन आएगा, इसकी संभावना या इसकी प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता। आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आप जहां बैठे हो कुर्सी पर, वो जो बॉटम है वो पक्का है। जी, अब इसका अगर आप जवाब आगे निवेश की बात करें तो उसके अंदर में ये जवाब ऐसे दिया जा सकता है कि देखिए, बॉटम में अक्सर आपको एक अंदाजा लगाना पड़ता है कब आएगा, कहां पर आएगा, क्या है। बिल्कुल। आप एक दिन में पूरा निवेश नहीं करते, छोटे छोटे हिस्सों में निवेश कीजिए, क्योंकि जिस शेयर में आप निवेश करना चाहते हैं वो आपने तय कर लिया है। तो वो जब आपको लगे कि आज इसकी प्रदर्शन थोड़ी खराब है, थोड़ा ये सस्ता मिल रहा है, उसमें निवेश कीजिए। वैसे भी आप सब पैसा एक दिन में नहीं डालने वाले हैं, जी, तो लिमिटेड एक्सपोजर लेते रहिए। जब भी आपको बाजार खराब दिखे या आप जिस शेयर में निवेश करना चाहते हैं वो खराब दिखे, और इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाते रहिए। बिल्कुल। चलिए, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और ज़रा अमित जी से बातचीत कर लेते हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अमित जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं सर आप? नमस्कार सर, बढ़िया है, कानपुर से बोल रहे हैं सर। चलिए, कानपुर से बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर आप। और कानपुर चूँकि हमारा ननिहाल भी है तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जब कॉल करते हैं। तो बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? जी जी जी, सर, मेरा क्वेश्चन भारती एयरटेल पर है सर। हाँ, हाँ। और ये मैंने 2020 में ले रखा था और ये मेरे पास सर 50 शेयर हैं भारती एयरटेल के 426 के रेट पर। 426 के रेट पर? हाँ सर, तो आप इसको सर मुनाफा बांध ले या जो अपना जो मूल रकम है उसको छोड़ के मुनाफा बांध ले, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए सर? चलिए, अच्छा सवाल है आपका कि अभी क्या करना चाहिए। टेलीकॉम क्षेत्र को लेकर के क्या संभावनाएं भविष्य में आपको दिखाई दे रही हैं, अरुण सर आपसे जब समझना चाहेंगे। हालांकि इस गिरावट में बाज़ार की इस शेयर मजबूती के साथ डटा रहा, खड़ा रहा। पिछले एक महीने में करीब 7-8% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में करीब 35% के आसपास की रैली देखने को मिली है। कुछ सकारात्मक बातें टेलीकॉम क्षेत्र को लेकर के अब थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी अभी भारतीय एयरटेल को लेकर के? और चूंकि उन्होंने बहुत पहले ले रखा है, 400 रुपये की खरीद है, 1200 का शेयर है, 3 गुना हो चुका है, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए और पूरा मुनाफा बुक करना चाहिए या फिर पार्शली मुनाफा बुक करना चाहिए? विपुल जी, जहां तक भारतीय एयरटेल का सवाल है, ये उन चुनिंदा शेयरों में से एक है जो मौजूदा स्तर पर 52 वीक हाई शेयर ने बनाया है। लाइफ टाइम हाई बोलिए, 52 वीक हाई बोलिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस शेयर में कहीं पर भी कोई भी किस्म की गिरावट, कमजोरी नहीं देखने को मिल रही है। फंडामेंटली इसकी एक हिस्सेदारी है सरकारी कंपनी से, भारतीय हेक्साकॉम में, जिसका डाइवेस्टमेंट मेरे ख्याल से अगले 5 से 7 दिन में होने वाला है। उस समय इस शेयर में थोड़ी, जिसे कहते हैं रुझान, पॉजिटिविटी और देखने को मिलेगी, क्योंकि उस इशू से कुछ पैसा सरकार को मिलेगा। और भारती के बारे में भी डिस्कशन कंपनी अपने डॉक्यूमेंट में, बहुत कुछ डॉक्यूमेंट में डिटेल देगी, क्योंकि भारती इसका एक हिस्सेदार है। मेरे ख्याल से इस भावों में निवेशित रहिए। और अगर इनका सवाल जैसे इन्होंने पूछा कि क्या मुझे मेरी खरीद के कुछ रुपए निकाल लेने चाहिए, मेरे ख्याल से अगर वो उस रणनीति में जाने चाहते हैं
तो 12-13 शेयर आपके 50 में से अगर आप बेचते हो तो आपकी कुल रकम जो आपने शेयर में निवेश करने के लिए लगाई थी वो निकल जाती है। वो भी किया जा सकता है जिससे कि बाकी के जो शेयर रहते हैं वो आपके मुनाफे के रहते हैं और आपके खरीद के पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। ठीक, चलिए अब इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। अश्विनी जी का प्रश्न तो डिस्कस कर लिया गया। अब तुषार पॉल चौधरी जी का प्रश्न कह रहे हैं कि ये कोलकाता से बोल रहे हैं तुषार जी, और इनके पास BEL के शेयर हैं सर, और लंबी अवधि का इनका नज़रिया है। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 188 रुपये पे, और ये जानना चाह रहे हैं कि लंबी अवधि में यहाँ पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए। एक और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी जिसमें कि हमने देखा बीच में एक अच्छा मूव देखने को मिला था BEL के शेयर में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। कैसे देख रहे हैं सर BEL को आप? 187 188 के आसपास चल रहा है। तो शेयर कंसोलिडेट करने की चेष्टा में है और एक बॉटम बनाने के भी चेष्टा कर रही है शेयर। फिलहाल इसके जो मूविंग एवरेजेस हैं उसके नीचे आया है शेयर और सपोर्ट खोज रहा है। इसका जो पिछला बॉटम था वो 7-8 रुपए नीचे एक लेवल है जहां पर ये सपोर्ट ले सकता है। अगर इनके पास में महीने 1.5 महीने का समय है तो ये शेयर बॉटम बनाकर ऊपर की एक चाल वापस बना सकता है। अगर इनको इतने समय के लिए रुकना नहीं है तो ये मौजूदा स्तर पर जिस दिन में बाजार में थोड़ा सा रुझान अच्छा रहे ये निकल सकते हैं। ठीक, सर एक साथ दो प्रश्न हैं और दो अलग अलग दर्शकों के हैं, लेकिन कई सारे दर्शकों के प्रश्न हैं सरकारी कंपनियों को लेकर के। एक बार फिर से, एक तो नीति त्यागी जी कह रही हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के, इन्होंने 213 पर लिया हुआ है, इलेक्शन तक होल्ड कर सकते हैं क्या, ये जानना चाह रही हैं। दूसरा NLC इंडिया को लेकर के प्रश्न आया है अमित खन्ना जी का, 236 के भाव पे इन्होंने लिए हुए हैं, इनके पास 500 शेयर पड़े हुए हैं, और कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर कब तक 20% के प्रॉफिट जो है आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो NLC इंडिया और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों सरकारी कंपनियों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। NLC में इनकी खरीद की कीमत क्या है विपुल जी? NLC इंडिया पे इन्होंने 236 रुपये पे खरीदा हुआ है सर, और ये समझना ये चाह रहे हैं कि इनको 20% का प्रॉफिट चाहिए, कब तक आ सकता है। अभी 205 चल रहा है, यानी 20 रुपये पर शेयर के नुकसान पे है। सर 226 में लिया है, 205 का भाव है, 21 रुपए ये निकल गए और 20% मुनाफा चाहिए, इसका मतलब 46 रुपए और चाहिए। तो 46 और 20 66 रुपए बढ़ने के लिए मेरे ख्याल से इनको काफी समय तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो ऑल टाइम हाई बना था वो 290-95 के आसपास बना था। तो ये चाहते हैं कि ये शेयर वापस अपने ऑल टाइम हाई पर जाए। फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं है चार्ट पे कि शेयर वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जाए। इवेंट क्या हो सकता है वो है चुनाव के नतीजे जब जून के पहले सप्ताह में आते हैं, उस समय अगर देश में पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है तब कोई मोमेंटम या एक मूवमेंट चालू हो, उसमें ही ये हो सकता है। उसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा कारण नहीं दिख रहा जिसमें ये शेयर इतना शार्प मूव इनको दे। तो दो चीज इनको करनी चाहिए, एक इनका जो एक्सपेक्टेशन है प्राइस टारगेट का, प्रॉफिट का, वो इनको डाउनवर्ड रिवीजन करना चाहिए, और दूसरा अगर शेयर अगले 15-20 दिन में अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिखाता तो हो सकता है ये भी ये तय करे कि भाव भी अगर मैं आता हूं तो मैं ये शेयर से निकल जाऊं। ठीक, इस बीच हाई फाई वीडियोज़ के नाम से सर इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं नमस्ते सर, मुझे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में निवेश करना है, क्या फ्रेश एंट्री मौजूदा भाव पे ली जा सकती है। जियो फाइनेंशियल ने सर अच्छा मूव दिखाया, अच्छे रिटर्न आते हुए यहाँ पर दिखाई दिए, और ख़ास तौर से जो तमाम कंपनियों पर एक्सचेंजेस की गाज गिरी उसका भी फ़ायदा लोगों ने लगा कि इसका फ़ायदा जियो को होगा, चाहे वो IFL के ऊपर एक्शन हुआ हो या बाकी NBFCs के ऊपर। आप कैसे देख रहे हैं जियो फाइनेंशियल को? आज हालांकि ज़रूर दबाव में है, 4-4.5% शेयर टूटा है, लेकिन पिछले एक महीने में 20% की रिकवरी, यहाँ पर 20% की तेज़ी देखने को मिली है, और पिछले 6 महीने में करीब 47-48% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। शानदार मूव रहा है सर जियो फाइनेंशियल में, अभी क्या करना चाहिए?
विपुल जी, इस कंपनी में फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो फिलहाल इसका जो बिजनेस मॉडल है, ये क्या करना चाहती है कंपनी, ये अभी तक पूरे के पूरे क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल। और इसके जो फाइनेंशियल मॉडल की जो प्लानिंग होती है एनालिस्ट के जरिए, और उसके बाद में वो जो डिस्कशन होकर पब्लिक डोमेन में मिलता है, वो अभी तक बता नहीं पा रहा है कि ये कंपनी 1 साल बाद 2 साल बाद क्या करेगी। हम्म। मेरे ख्याल से मूव अच्छा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉशन दिखाना चाहिए निवेश करने के पहले, क्योंकि ये जब तक स्पष्टीकरण नहीं होता जी। अपन तय नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा जब पेटीएम पे चर्चा चल रही थी उसके पेमेंट्स बैंक को लेकर, और आरबीआई ने एक उस पे रोक लगाई थी, तब जी। लोगों ने एक स्टोरी बनाई थी कि बिल्कुल। इसका डायरेक्ट बेनिफिट जियो को जियो को मिलेगा। मिलेगा। और जियो का जो पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस था, वो मेरे ख्याल से 5 या 6 साल पुराना था। तो एक तरह की अफवाह बन गई थी कि आरबीआई ने जो काम किया था वो सिर्फ जियो फाइनेंस का बेनिफिट के लिए किया था और पेटीएम को बंद किया था। तो बाजार में इस टाइप की अफवाहें आती है और चली जाती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशन बरतना चाहिए इस शेयर में। नए भाव में शेयर है निवेश करने को पहले। ठीक। चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आई है। चलिए जसप्रीत जी से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जसप्रीत जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं जसप्रीत जी, आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, उत्तराखंड में किस जगह से सर? उत्तराखंड में रुद्रपुर से सर। अच्छा, रुद्रपुर से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। जी सर। और बताइए कैसा लग रहा है मनी 9 के कार्यक्रम सर आपको? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने जब से ये स्टार्ट किया सर, काफी कुछ और सर की एडवाइस से काफी कुछ चीजें सर क्लियर हो जाती हैं। बहुत तो बहुत धन्यवाद इसी सर। सिलसिले में आज एक प्रश्न पूछा था सर मैंने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कोशिश ये कीजिएगा कि तमाम जो आपके इष्ट मित्र हैं वो भी कार्यक्रम के साथ जुड़े। और बताइए आज का क्या प्रश्न है सर? मैंने सर रोलेक्स रिंग में इन्वेस्ट किया था सर। 16 शेयर है मेरे पास 2154 के भाव पे। किस भाव में सर? टाइम स्पेयर मेरा 5 साल के लिए, 5 साल कम से कम मेरा टाइम स्पेन है। अच्छा अच्छा, तो- 5 साल का नजरिया आपका। एक बार शेयर का नाम फिर से रिपीट करेंगे सर जरा? ये रोलेक्स रिंग में सर। अच्छा, रोलेक्स रिंग। ठीक है ठीक है, 5 साल का आपका नज़रिया है रोलेक्स रिंग के। अभी जो है आपने एक बार भाव फिर से बता दी सर। 1836 का भाव अभी देखने को मिल रहा है और आपने खरीदा हुआ है 2154 पे लिया था सर। किस भाव में? 2354? 2154 सर। 2154। चलिए ठीक है। चलिए 2154 हाँ, पे आपने जी 5 साल का नज़रिया है। नज़रिया काफ़ी लंबा है आपका, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो इस शेयर के में पिछले 1 महीने में करीब 17% के आसपास का करेक्शन रहा है। पिछले 6 महीने में करीब 17.5-18% करेक्ट हुआ है। और पूरे साल की अगर बात करें तो बाज़ार कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इस शेयर ने 8% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब बड़ा सवाल ये कि अगर 5 साल आप रुकते हैं तो क्या इस शेयर में कोई मजबूती जो है आएगी। हालांकि आपको बता दें कि 30 मई 2023 को जेम फाइनेंशियल ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी, उन्होंने उसमें 2500 का टारगेट दिया था। लेकिन अरुण सर से पूछते हैं कि ये रिपोर्ट तो करीब 1 साल हो गई लेकिन अभी तक तो भाव कहीं हिला नहीं। सर क्या सलाह रहेगी, रोलेक्स रिंग में रुक सकते हैं 5 साल, पर क्या रुकना चाहिए? तो देखिए, फिलहाल जो एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में ये शेयर चला है, और इसके आप समझिए 1/3 भाव गिर चुका है। ये एक अच्छी खासी करेक्शन हुई है। रोलेक्स रिंग जो कंपनी है, बेयरिंग्स की एक पार्ट बनाती है। जो बेयरिंग इंडस्ट्री है उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देश में पिकअप हो रहा है, बढ़त हो रही है, ग्रोथ अच्छी है। और बेयरिंग्स में कई पार्ट होते हैं, रिंग बनते हैं, केजेस बनते हैं, ये आपके बॉल्स बनते हैं। ये सब प्रोडक्ट मिलकर बेयरिंग बनती है। राजकोट की कंपनी है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कहीं ना कहीं ये शेयर संभलना चाहिए। गिरावट अच्छी खासी हो गई है, लेकिन इसकी जो रिकवरी है उसमें समय लगेगा। अगर वो निवेशक इसी शेयर में निवेशित रहना चाहते हैं तो इनकी अवधि काफी अच्छी लंबी है, 5 साल की। उस 5 साल के पीरियड में इनको अवश्य मुनाफा भी बनेगा। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि इतनी बड़ी गिरावट शेयर में क्यों आई है।
कोई फंडामेंटल रीजन है या कोई और कारण से इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है? जब से शेयर लिस्ट हुआ है ऐसी गिरावट इसमें कभी भी देखने को नहीं मिली, तो कारण जानना जरूरी है। उसके बाद ही इनको अपना जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो तय करना चाहिए। ठीक। सर, दो प्रश्नों पे बहुत छोटी छोटी टिप्पणी चाहेंगे क्योंकि बजिंग स्टॉक्स के लिए हम काफ़ी विलंब हो चुका है। स्वीटी राठौर जी करिए। राम राम जी, आप दोनों को, आपको भी राम राम स्वीटी जी। ट्राइडेंट के ऊपर इनका प्रश्न है। एक तो 2200 शेयर ले रखे हैं, 45 रुपये में इन्होंने लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि क्या एवरेज अभी कर लें, और मेरा सवाल ले लीजिए। आपका सवाल ले लिया गया है स्वीटी जी। और दूसरा प्रश्न सर, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने पूछा है, टीटागढ़ के ऊपर टिप्पणी आई है, तो अगर आप रेलवे के ऊपर एक बार अपनी टिप्पणी दोहरा दें, और रेलवे पे के शेयरों में क्या अभी रणनीति होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, इन दो प्रश्नों पे आपकी टिप्पणी चाहते हैं। देखिए, ट्राइडेंट में एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। शेयर कंसोलिडेट होकर बॉटम बनाने की चेष्टा कर रहा है। जब भी ये कंसोलिडेट होकर थोड़ी सी अपवर्ड चाल दिखाए तब एवरेज कीजिए, जल्दबाजी न करें एवरेज करने के लिए। जहां तक टीटागढ़ वैगन्स की बात करें तो रेलवे शेयरों में गवर्नमेंट के ऑर्डर्स रेलवे की तरफ से सभी कंपनियों को पेट भरकर मिल चुके हैं। अब इनको एग्जीक्यूट करके डिलीवरी करनी है। ये जब डिलीवरी कर लेंगे तो इनको इसका फायदा मिलेगा। टेक्निकली अगर देखें तो टीटागढ़ वैगन अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस के पास आकर सपोर्ट लेने की चेष्टा में है। अगर ये शेयर यहाँ पर मौजूदा स्तर पर संभल जाता है तो इसमें वापस एक करेक्टिव अपमूव देखने को मिल सकता है।